नमस्कार दोस्तों, ये एलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप इसे गौर से देखते हैं, ठीक है, तो क्या है कि ये इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में, ठीक है, तो आपसे छूटेगा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन में कोई पौधे जिनमें विभिन्न भाग नहीं रहते हैं, इसका कोई भी भाग नहीं रहता है, ठीक है, न जड़ रहता है, न तना रहता है, न पत्ती रहता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम टेरिडोफाइट कहते हैं, सॉरी थैलोफाइट कहते हैं, उसे हम थैलोफाइट कहते हैं, ठीक है। थैलोफाइट, अब इसका पूरा हम चर्चा करते हैं, ठीक है। थैलोफाइट है क्या चीज़? जब पादप को, ठीक है, जब पादप जगत को हम कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में बांटा है। पहला क्या हो गया आपका? पहला आपका थैलोफाइट हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? दूसरा आपका ब्रायोफाइट हो गया, ब्रायोफाइट। तीसरा क्या होगा आपका? टेरिडोफाइट। तीसरा टेरिडोफाइट, ठीक है, तीसरा टेरिडोफाइट हो गया। अगर हम थैलोफाइट की बात करते हैं, ठीक है, थैलोफाइट में क्या आता है? जीवाणु आता है, कवक आता है, शैवाल आता है। तो इसमें क्या है कि न जड़ रहता है, न पत्ता रहता है, न तना रहता है, न ही संवाहनुतक रहता है। ये हो गया थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो कि इस जगत का सबसे बड़ा है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में क्या करते हैं? इस जगत का एम्फीबिया इसको कहते हैं, कि इसे हम इसका उभयचर कहते हैं, ठीक है। उभयचर है, नहीं, वनस्पति जगत का ये उभयचर है। इसमें पत्ती रहता है, ध्यान रखिएगा कि क्या इसमें पत्ती है प्लस तना है, लेकिन क्या है? जड़ नहीं है, ठीक है। अगर इसका यूज पूछा जाए तो आप कहिएगा कि ये जो है बाढ़ रोकने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, बाढ़ रोकता है, बाढ़ रोकने में काफ़ी इम्पोर्टेंट था, चूँकि ये जो है, ठीक है, इसमें जड़ नहीं रहता है। अगर जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट, टेरिडोकाइट जो है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। टेरिडोकाइट कितने प्रकार के? टेरिडोकाइट 3 प्रकार के। नंबर 1 में क्या रखते हैं? नंबर 1 में आपका टेरिडोकाइट रखते हैं। नंबर 1 में टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है। नंबर 2 जो है आपका, नंबर 2 में क्या रखेंगे? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। इधर क्या रखेंगे? आवृत बीज। अनावृत का मतलब हो गया कि इसका जो बीज होगा, ठीक है, इसका जो बीज रहेगा वो क्या कहते हैं? फल के अंदर नहीं रहेगा, फल का बाहर रहेगा, फल के बाहर रहेगा। फल के जब बाहर रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अनावृत कहेंगे, यानी कि वृत्त में नहीं रहेगा, अनावृत कहेंगे, ठीक है। आवृत का मतलब क्या होगा? कि फल के अंदर रहेगा, ठीक है। फल के अंदर हो गया, जैसे एक बीजपत्री, फिर इन्हें 2 भाग बांट देंगे, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। एक बीजपत्री में गेहूँ आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, माने कि वैसा फल। अगर समझने के लिए देखिए, एक बीजपत्री या 2 बीजपत्री में क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि आप ये ग्रेन को, ठीक है, अनाज को आप क्या करते हैं? फूलने देते हैं, ठीक है। और सवेरे हम क्या करते हैं? सवेरे जब उसे बाहर लाते हैं, ठीक है, बाहर लाते हैं, क्या देखते हैं? इसका 2 टुकड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे मटर हो गया, देखिए मटर 2 टुकड़ा हो जाता है, छिलिएगा एकदम। चना हो गया, 2 टुकड़ा हो जाता है, लेकिन गेहूँ क्या है? गेहूँ एक ही रहता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं ये कि एक बीजपत्री है, ये क्या है? 2 बीजपत्री है। मक्का फूलने दीजिएगा, मक्का क्या है? एक बीजपत्री है। इधर चना क्या है? 2 बीजपत्री है। इस प्रकार आप ये पता कर सकते हैं कि क्या है? एक बीजपत्री है या 2 बीजपत्री। ये किसका प्रकार था? ये था आपका आवृत बीज, यानी कि ये सब क्या है? फल के अंदर है, ठीक है, ये सब फल के अंदर है। फल के बाहर जो था, ठीक है, उसे हम अनावृत यानी कि जिम्नोस्पर्म कहते थे, और ये जो फल के अंदर उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक गुण किस पे डिपेंड करते हैं? यह भारी भांति जान चुके हैं। मेंडलीव का जो है आवर्त सारणी था, परमाणु द्रव्यमान से संबंधित था। परमाणु द्रव्यमान इन्होंने अपना नियम कब दिया था? 1969 ईस्वी में दिया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रशिया यानी रशियन वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने क्या किया है? आवर्त सारणी को दर्शाया है। यानी आप कह सकते हैं तत्वों का भौतिक गुण, यानी कि ये जो इसके तत्व हैं, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण के परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। इसके आवर्त पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त है। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं, 9 वर्ग हैं, ठीक है, 7 आवर्त 9 वर्ग हैं। जब हम 7 आवर्त 9 वर्ग की बात करते हैं तो टोटल तत्व हमको याद रहना चाहिए। दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 63 तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर इसमें परमाणु द्रव्यमान की जब बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान जो होता है,
कैसे निकाल सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं कि सबसे पहले परमाणु संख्या पता रहना चाहिए। परमाणु संख्या में क्या करेंगे, हम न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम क्या निकल जाएगा मेरा परमाणु, जब न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे तो मेरा परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध, ठीक है, कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। श्रृंखला समझते हैं क्या? श्रृंखला में सीरीज में जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए आर सीरीज हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, R1 + R2, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं, सीरीज में लिखते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि प्रतिरोध क्या मेरा बढ़ ही रहा। जैसे इसका 2 मान है, इसका 2 मान है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी प्रतिरोध जब बढ़ेगा, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, V समानुपाती I ओम के नियम से। तो ये जो V है, ठीक है, V = I × R। तो ये R जो है, ठीक है, अगर प्रतिरोध अधिक रहेगा, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रोधक। प्रतिरोध नाम में छिपा हुआ क्या है, प्रतिरोध मीन्स रोधक क्षमता, जो रोकने का क्षमता इसका रहता है, जो धारा को रोकता है, ठीक है। जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना धारा कम आएगा। इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसे सीरीज में जब जोड़िएगा तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिससे करंट बहुत कम उत्पन्न होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसे पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 1/R1 + 1/R2 ऐसे जोड़ेंगे। तो ये हो गया मेरा पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है कि किसी भी, जैसे हम अपने घर में बल्ब को किससे जोड़े हैं, बल्ब को हम जोड़े हैं किस में, सीरीज में जोड़े हैं, सॉरी सीरीज में नहीं, पैरेलल में जोड़े हैं, यानी कि समांतर क्रम में जोड़े हैं, ताकि धारा हमको अधिक प्राप्त हो, प्रतिरोध हमको कम प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक परमाणु के द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना था। बताए थे न्यूट्रॉन की संख्या क्या करना, परमाणु संख्या में परमाणु द्रव्यमान में क्या करना है, संख्या को घटा देना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा देख लीजिए कि परमाणु जो संख्या होता है, परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये सब बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब परमाणु द्रव्यमान निकालने लगते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की जब बात करते हैं, एटॉमिक मास का जब बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉन भी जोड़ देते हैं। ये इसमें से हम क्या, ये सब तो बराबर है, इसमें से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। अगर हम इसका निकालने की बात करते हैं, अभी जैसे क्वेश्चन में था न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना था, तो ये देखिए प्लस वाले भागीदार का क्या बनेगा, माइनस बनेगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संविधान के, ठीक है, संविधान कानून के माध्यम से भारत पाकिस्तान को 2 राष्ट्रों में विभाजित किया गया, कौन सा कानून था? तो इसमें था आपका भारतीय स्वतंत्र अधिनियम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 में ये नियम बनाया गया था। ये नियम बना था चूँकि ब्रिटिश संसद में सबसे पहले यह लागू किया गया था। चलिए ब्रिटिश संसद में ये जो है कब लागू किया गया था, यानी कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को बोला गया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ये बोला गया कि ये पाकिस्तान जो है, ठीक है, अपना अलग राष्ट्र चाहता है, ठीक है। इस बात को संसद ने, ठीक है, 18 जुलाई को स्वीकृत कर लिया कि हाँ अगर तुम चाहता है, ठीक है, तो ऐसा होगा। लेकिन इसमें क्या था कि 20 धारा था, कितने धारा था, 20 धारा था, 20 सेक्शन था, ठीक है, 20 धारा, ठीक है। अंततः क्या हुआ, अंततः 1947 यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान और भारत 2 अधिराज्य बन गए, अलग अलग देश बन गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि सर्चलाइट का परावर्तक किसका बना था? सर्चलाइट का जो परावर्तक होता है ये किसका बना होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं सर्चलाइट का परावर्तक जो है ये अवतल दर्पण का बना रहेगा, अवतल दर्पण का बना रहेगा। अब अवतल दर्पण के बारे में हम जानते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए। जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण की बात करते हैं तो क्या है, अवतल दर्पण ये आया कहाँ से, तो हमने गोलीय दर्पण को, ठीक है, हमने गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट दिया, ठीक है।
2 भाग में बांटा, तो 2 भाग में बांटा यानी कि जो बाहर से रंगा हुआ है, जो बाहर से रंगा हुआ है, भीतर से रंगा हुआ नहीं है, जिसका परावर्तक सतह क्या है अंदर की ओर हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण को ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, यानी अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहेंगे हम, क्योंकि ये जो अनंत से हम प्रकाश यहाँ से यहाँ तक भेजेंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रकाश को फोकस पर लेके जाएगा, यानी कि प्रकाश की मात्रा को सिकुड़ाएगा, ठीक है, सिकोड़ेगा, यानी एक पर जमा करेगा। तो इसे हम, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये प्रकाश को फैलाता तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी बोलते हैं। जैसे इसे देखिए, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को फैलाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपसारी मात्रा, अपसारी दर्पण बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, ठीक है, हम इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, इसके बारे में इसका उपयोग और कहाँ कर सकते हैं। हजामती दर्पण में करते हैं, हजामती दर्पण, हजामती समझते हैं ना, हजामती दर्पण। दूसरा क्या है, सर्च लाइट हो गया। अगर गाड़ी का अगला जो, ठीक है, अगर द्वीप, अगर द्वीप में करते हैं ENT, ENT क्या हो गया कि ये डॉक्टर जो है आई, ठीक है, ईयर, नोज, टीथ, इसकी जांच में किसका प्रयोग करता है, ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अवतल दर्पण में और क्या कर सकते हैं, और अवतल दर्पण जो है, ठीक है, जब हम प्रकाश, अवतल दर्पण में F बराबर, ठीक है, फोकस दूरी बराबर R/2, यानी कि त्रिज्या बटे कितना हो जाएगा, त्रिज्या का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये वृत्त था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम त्रिज्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या जब बोलते हैं, लेकिन जब इसे हम दर्पण में बदलेंगे तो मेरा यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा क्या, F, ठीक है। और त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक है, त्रिज्या डबल है, त्रिज्या डबल है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम R को आधा कर देते हैं। टोटल मेरा जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या का आधा पर क्या मेरा फोकस है, यहाँ पे फोकस हुआ, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे क्या है मेरा R है, यहाँ से यहाँ तक R है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, R/2 लिखते हैं। चलिए अगर इसका प्रतिबिंब का बात करते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा, इसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा, सब ढंग का बनता है यहाँ, ठीक है, सब ढंग का बनता है, आभासी, काल्पनिक। लेकिन कंडीशन क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की ये जो है, इसमें तो बनना चाहिए मेरा क्या, वास्तविक और उल्टा। लेकिन जब आभासी बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आभासी जब बनता है तो कब बनता है आभासी, तो आभासी जब बनता है यानी जो है वस्तु को जब फोकस पर रखते हैं, उसके बाद क्या, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, वस्तु को फोकस और ध्रुव को जब बीच रखते हैं, ठीक है, तब मेरा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये तो दर्पण को पीछे प्राप्त होगा, यानी कि दर्पण को, जैसे ये मेरा हो गया, ये दर्पण में तो इधर हमको प्राप्त होगा, इधर प्राप्त हुआ, इधर प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे बहुत बड़ा प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, बड़ा रहेगा, सीधा यहाँ बनेगा, क्योंकि जो भी प्रतिबिंब बन रहा था, जैसे मान लीजिए ये बना रहे हैं, ये यहाँ बनेगा, बाकी जो भी बन रहा था इधर बन रहा था, ये यहाँ बनेगा ऐसे, तो ये क्या है, सीधा है, काल्पनिक है। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा एक और आता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा, ठीक है, कब बनता है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को F और अनंत के बीच रखते हैं, जब वस्तु को F और अनंत के बीच में रखते हैं तब बहुत बड़ा बनता है। सॉरी, जब हम वस्तु को, एक मिनट रुक जाइए, जब वस्तु को हम F पर रखते हैं, यानी फोकस दूरी पर रखते हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा, क्योंकि इसका उल्टा हमको याद रखना है, ठीक है, जब अनंत पर रहता है वस्तु तो हमको फोकस प्राप्त होता है, और फोकस पर जब वस्तु रहता है तो हमको अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत मीन्स बहुत बड़ा, यही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, ये सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। पानी का सूत्र तो आप जानते होंगे, H2O। ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसका सिंपल सा सूत्र है CaOCl2, ये जो है कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का ऑक्साइड है। इसमें क्या है कि क्लोरीन गैस कैसे कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जब एक कच्चा चूना लेते हैं, सॉरी बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना पर क्या करते हैं, जब CO2 से, CO2 ने Cl2 से जब अभिक्रिया करते हैं, क्लोरीन जब प्रवाहित करते हैं, ठीक है,
इस पर जब प्रवाहित करेंगे क्या बनेगा मेरा CaOCl2 बनेगा। बाकी जो बच गया उधर क्या आपका H2O, यानी H2O इधर प्लस में आके H2O भी बन जाएगा। तो रिवर्सिबल है। अब कह रहा है क्या कि अब ये ही दिया गया, ये दिया गया, कह रहा है पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिला देते, देखिए हो गया, बनना था इसे उल्टा रिवर्स दिया गया था। आप क्या कीजिएगा, देख सकते कौन सा गैस था, इस गैस को मिलाने से हमको बनना था, लेकिन ये कह रहा है कि अब ये गैस कौन सा गैस निकल रहा है उल्टा रिवर्सिबल, तो कौन सा गैस है, क्लोरीन है। क्लोरीन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, देखिए क्लोरीन जो है, ठीक है, इसका आंसर तो क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17, ये है हेलोजन ग्रुप का तत्व, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब जो है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप के तत्व हैं। ये वर्ग 17 के तत्व हैं। इसका सबसे अच्छा यूज क्या है कि ये जो है फूल के रंगों को क्या करता है, फूल के रंग को उड़ा देता है, फूल के रंग को उड़ा देता है। अगर हम इसका यूज की बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं, पानी को शुद्ध करने में करते हैं। आप कह सकते हैं जैसे आप किसी आदमी को बेहोश करना है, ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी, ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करती है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ये आपको पता है, ठीक है, तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं। चलिए इसको हम गौर से समझते हैं। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये जो है शोक्रेता श्रेणी, गौर से देखिए, इसमें क्या है कि वह सूची जिसमें, ठीक है, वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाया जाता है। घटते क्रम का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा होना चाहिए पहले, तो सबसे बड़ा आपका क्या है, यहाँ पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये सब जो तत्व देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, घटते क्रम में सजाया हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी क्रियाशीलता होगा, पोटेशियम का, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम आपका सोना का होगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है। इसे कैसे सूचित करते हैं, इसका क्या है, ये सोना है, यानी कि AU से इसको सूचित करते हैं, ठीक है, AU79। तो हम जब बात करते हैं इसमें कार्य की खाली है, ठीक है, अभी क्रियाशीलता इसकी अधिक होती है, तो इसको विद्युत अपघटन से हम क्या करते हैं, इसका निष्कर्षण करते हैं। अब बाकी जो ये मध्यम है, मध्यम वाले हैं, बीच वाले हैं, जब बीच वाला की बात करते हैं, ठीक है, बीच वाला की जब बात करते हैं तो क्या है कि जिसमें आपका तांबा हो गया, जिसका परमाणु संख्या 29 होता है, सीसा, लोहा, जस्ता, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, इसको अब क्या करते हैं, ये कार्बन के उपयोग से अपचयन के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब तीसरा है क्या कि चांदी सोना जो है, ठीक है, ये तो प्राकृतिक में ही पाया जाता है। चांदी सोना एक 47 है, एक 79 है, सबसे कम किसका होता है, सोना का ही होता है। इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम एक समीकरण लिखते हैं, ठीक है, इसे गौर से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, इसे जो हम क्या कहेंगे, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने 10th में पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कहा जाता है कि ये जो है कमज़ोर आदमी है, ठीक है, ये है कमज़ोर आदमी है, ये शक्तिशाली आदमी है, ये कमज़ोर आदमी, ये शक्तिशाली आदमी है। अब वही चीज़ को समझाने की कोशिश करना है। ये कमज़ोर आदमी है, शक्तिशाली आदमी क्या कहे, जब अभिक्रिया हुआ, ठीक है, तो इस आदमी को, ठीक है, ये कमज़ोर जो आदमी था इसको हटा दिया गया, इसका स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया और इसको हटा करके यहाँ छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं इसमें जो लोहा है कॉपर से पहले है, देख सकते हैं, लोहा जो है कॉपर से क्या है, पहले है। यहाँ गौर से देखिएगा, कॉपर मेरा यहाँ पे है, ठीक है, कॉपर मेरा यहाँ पे है, लोहा मेरा ऊपर है, तो लोहा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ऐसा किया, इन्होंने इसको हटा दिया क्योंकि ये शक्तिशाली। अगर ये उल्टा रिवर्सिबल बनाइएगा तो ये सक्सेस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आप आशा करते हैं कि आप इससे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, हाफ ऑफ व्हाट आई से पुस्तक किसने लिखा था, इसका मेन आंसर होगा और लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, और लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए
इसमें क्या होता है कि एक नया जीव, ठीक है, एक नया जीव का जनक माता पिता के समान, यानी कि वही है, एक नए जीव का जनक जो है माता पिता के समान ही होता है। यही इसकी क्या है, यही इसकी भिन्नता है। और लैंगिक जनन में ठीक क्या होता है कि नए जीव के जनक माता पिता के समान होता है, लिए ये अलग है। अलैंगिक मीन्स इसका माता पिता क्या होगा, समान रहेगा, अलैंगिक में ऐसा नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये सोडियम उस धातु को बताए जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सोडियम होगा। सोडियम हम क्यों लेते हैं, सोडियम हम इसलिए लेते हैं कि इस वर्ग का जो तत्व है, ठीक है, यहाँ देखिए हेलिना करे रब से फरियाद, ये जो तत्व देख रहे हैं ये सब तत्व क्या है, ये एल्कली धातु है, ठीक है, एल्कली धातु है। एल्कली धातु क्या होता है, मुलायम होता है, मुलायम होता है। इसमें हाइड्रोजन हटा दीजिए, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये रुबिडियम, ये सब जो है, ठीक है, ये सब क्या है, मुलायम धातु। इसे आप चाकू से काट सकते हैं, इसे तेल में डुबा कर रख सकते हैं। लेकिन जब हम सोडियम की जब बात करते हैं तो सोडियम को क्या हम करासन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। इसे चाकू से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं भाई, क्योंकि ये होता है मुलायम। और ये कौन से वर्ग में है, प्रथम वर्ग में है। और आवर्त कौन सा होगा, तो आवर्त आपका चौथा होगा। हाइड्रोजन ये हो गया, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, सॉरी तीसरा होगा हेलिना। हमने कल ये बताया था, कल वाला वीडियो देखिएगा गौर से। और इसे जो है ना आवर्त सारणी का आप याद कर लीजिए ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से याद कीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, रेनवियर के नोड सूक्ष्म स्थान पर, ठीक है, होते हैं जो डैश में पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, जो एक मिनट, मायलिनकृत एक्सोल में पाया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा एस्पेट्रॉफ यानी कि मृतोपजीवी है, तो मृतोपजीवी क्या होगा आपका आंसर, मृतोपजीवी यानी कि कुकुरमुत्ता होगा, ठीक है। कुकुरमुत्ता क्या करता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कुकुरमुत्ता में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शैवाल के बारे में आप जानते हैं, पुरुष के बारे में जानते हैं, कबूतर के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। संवेग में क्या है, संवेग जो होता है, ठीक है, यानी कि P बराबर m/v होता है, इसी को हम संवेग करते हैं। अगर इसका मात्रा क्या होगा, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर नहीं होगा, kg मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका है, ये इसका मात्रा का नहीं कि संवेग का मात्रा का, संवेग आवेग दोनों बराबर होता है m/a। नकारात्मक त्वरण में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, देखिए नकारात्मक त्वरण की जब बात करते नहीं, त्वरण बराबर होता है क्या है, v-u/t, यानी कि तो समय तो कहीं दिया गया नहीं, v है तो वेग ही आंसर होगा। लेकिन नकारात्मक त्वरण को जो है हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और मंदन का इसका यह अर्थ नहीं कि हम निगेटिव देते रहें, ठीक है, केवल हमको समझना है निगेटिव के लिए ऐसा ही है। चलिए अगले नेक्स्ट की बात करते हैं। ये जो त्वरण है, ठीक है, त्वरण के बारे में हमने बताया था कि इसका क्या है, नकारात्मक मतलब ये नहीं कि हम निगेटिव चिन्ह देंगे, ठीक है। इसको मैंने इस मन में समझना है कि नकारात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, परमाणु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो परमाणु की संख्या देखिए, ऑक्सीजन 4 है टोटल, ये ऑक्सीजन 4 हो गया, ये 1 है, 1। अब इसके अंदर में देखिए 1 4 1 5 यानी 5 दूना 10, जोड़िए कितना हुआ, यानी टोटल 15 परमाणु इसमें है, ठीक है। परमाणु क्या होता है, छोटा होता है, अणु बड़ा होता है। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में जब नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, तो ये रहता है स्वतंत्र अवस्था में जब नहीं रहता है तो रहता है कहाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसे याद करने का एक अच्छा सा तरीका है मेरे पास। जैसे परमाणु, देखिए वर्ड में क्या है, परमाणु, दूसरे तरफ हम क्या लिखते हैं,
अणु लिखते हैं। ये वर्ड में छोटा है, ये वर्ड में बड़ा है। जब ये वर्ड में बड़ा है, ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है। तो छोटा आदमी क्या होता है, हर जगह आपको मिल जाएगा, सड़क पे, चौराहों पे, इधर उधर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ा आदमी क्या करता है, किसी फंक्शन में आपको दिखेगा। यानी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आदमी रासायनिक अभिक्रिया में तो कम ही समझाते हैं, नहीं भी जाते हैं, इसलिए हम रासायनिक अभिक्रिया में अणु को नहीं देखते हैं, स्वतंत्र अवस्था में देखते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है कि ऑक्टेस, ठीक है, यानी कि ऑक्टेस मीन्स अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड का कहना था, यानी कि इसका अंतिम तत्व क्या है, इसका अंतिम तत्व थोरियम है। अगर न्यूलैंड की बात किया जाती है तो इंग्लैंड के थे। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया और उसका अंतिम तत्व थोरियम था। तो टोटल तत्व कितना था? टोटल तत्व आपको इसका टोटल तत्व 56 था, ठीक है। 8 और 7, 8 7 56, ये 7 आवर्त हो गए, ये 8 क्या हो गए, 8 इसके वर्ग हो गए, 7 आवर्त। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन से अम्ल चींटी के डंकों में पाया जाता है? ये आपका हो गया फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल हो गए। फॉर्मिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCOOH होता है, ये इसका मेथेनोइक अम्ल का सूत्र हुआ, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल लाल चींटी के डंकों में अब डंकों में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अम्ल जैसे शरीर में बढ़ेगा, ठीक है, अम्ल अगर शरीर में चला गया तो हमें क्या होगा, दर्द का महसूस होगा। यानी कि शरीर में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो शरीर क्या करता है, दर्द होने लगता है। जैसे कभी कोई धावक क्या करता है, कोई धावक कभी दौड़ता है तो उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल अगर एक पैर में जमा हो गया तो वहाँ क्या करता है, वहाँ दर्द होने लगता है। चलिए पीर पंजाल दर्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीर पंजाल दर्रा जो है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। चलिए इसे देखिए, ये कर रहा है उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है, ठीक है। एक इसका वर्तनांक दिया गया, तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगा? देखिए इसकी फोकस लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? यहाँ लिखेंगे FL इक्वल टू म्यू एल इंटू म्यू जी माइनस 1 बाय म्यू जी माइनस म्यू एल। अब गुना में क्या करना है, गुना में लिखना है F इंटू जी, ये एयर का लिखना है, सॉरी एयर का लिखे। अब इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा क्या, इसका आंसर आएगा F आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब ये आज यहीं तक रहने देते हैं, ये मैं एक सेट बता चुका हूँ। कल करेंगे सेकेंड शिफ्ट की बात। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए धन्यवाद।